की वजह साहब आज श्री सुशील चंद्र श्रीवास्तव जी की विदाई समारोह में हम सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। सभी लोगों को पहले तो धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। श्री सुशील श्रीवास्तव मूल रूप से बलरामपुर जनपद के निवासी हैं और वर्तमान समय में वो लखनऊ में सेटल हैं। आपने MA LD और BSc शिक्षा ग्रहण की है। आपके एक पुत्र और एक पुत्री है। पुत्र आपका BTech कर रहा है और पुत्री जो है 12th क्लास में पढ़ रही है। आपके पिता का सेवानिवृत्त होने के तत्काल बाद संस्कार गए थे, इसलिए जो कुछ भी श्री सुशील श्रीवास्तव जी आज हैं वो सेल्फ जनरेट है। उन्होंने स्वयं अपनी मेहनत और अपनी लगन से ये मुकाम हासिल किया है कि आज सीनियर योग होकर के यहाँ से सेवा कर रहे हैं। आपका कार्यकाल कार्यालय महालेखाकार में आने से पहले क्योंकि आपने LT किया है, इसलिए शिक्षक से क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारी का निर्वहन करना था, इसलिए आपने पहले शिक्षक का कार्य किया। उसके बाद कार्यालय महालेखाकार में आप जो है 28 नवंबर 79 को आए, इसलिए उनकी सेवा लगभग 35.5 वर्ष आपने कार्यालय महालेखाकार में सेवा की है। जनवरी 1980 में आप कमर्शियल ऑडिट में लखनऊ में रहे हैं। इसके बाद SS परीक्षा पास करके आप 87 से 89 तक AG/UP के IT विभाग में कार्य किया आपने। 1989 से लेकर के 2006 तक आप लखनऊ के कार्यालय में पुनः गए। 2006 से लेकर के 2007 तक पुनः आप AG/UP में आए। 2007 से लेकर 2010 तक आपने PhD अटेंड की गए, ग्रेजुएशन पर गए और ग्रेजुएट हुए। इसके बाद आप 2011 से 12 तक पुनः एक बहुत ही रिनाउंड मिशन था NRHM, उसमें आप ग्रेजुएशन पर गए। 2013 से आज तक सेवा रचयिता का नाम हम बात बताएंगे और उसको हमारे बीच ही उपस्थित है। है आदमी। आदमी जीता जागता हर मास का पुतला, अभाव में पलता हुआ अपनी ही जिंदगी जीने को विवश किसी यंत्र चालित सा, मंजिल की तलाश में अपनी ही लाश को कंधे पर उठाए बढ़ा चला जा रहा है, बढ़ा चला जा रहा है। दूसरा है आदमी इधर से उधर भटकता हुआ उद्देश्यहीन, निरर्थक और विवेक शून्य होकर जिंदगी के सफर को तय करता हुआ अंतिम छोर की तरफ मजबूर होकर बढ़ा जा रहा है, बढ़ा जा रहा है। तीसरा छंद है आदमी जिंदगी को भोगने की वस्तु समझकर, साथियों गौर फरमाइएगा, आदमी जिंदगी को भोगने की वस्तु समझकर खाने और ऐश करने के उद्देश्य से एक एक क्षण भोग लेने की आस में दत्त चित्त चिंता रहित होकर जिंदगी के अंतिम क्षण को भोग लेने की आस में मरा जा रहा है, मरा जा रहा है। कविता का अंतिम है, इसको भी आप DG मालेगार महोदय ने इस कविता को पढ़ा है, लेकिन बहुत सारे साथियों ने नहीं पढ़ा होगा, इसलिए हम इसको सुनाना। और अंतिम शब्द पे गौर करिएगा, आदमी को धकेलकर भीड़ में आगे बढ़ता हुआ पैरों तले आदमी को कुचलते हुए आगे बढ़े जीने की स्पर्धा में मस्त हाथी सा अपनी धुन में बढ़ा चला जा रहा है, बढ़ा चला जा रहा है। इस कविता में आदमी के चाल चलन और चरित्र के बारे में इस कविता के रचयिता ने बहुत ही सोच समझकर और बड़े विचारशील होकर के इसमें अपने विचार व्यक्त किए हैं। यह कविता हमारे आज सेवानिवृत्त होने वाले श्री सुशील चंद्र श्रीवास्तव ने लिखी है। हम अपने ऐसे विचारक, चिंतक, सरल, सुशील और सहृदय श्री सुशील चंद्र श्रीवास्तव जी वरिष्ठ लेखाधिकारी को माल्यार्पण करने के लिए श्री उपमालेखाकार आदरणीय उपमालेखाकार महोदय से अनुरोध करेंगे वो माल्यार्पण और शाल भेंट कर ये प्रकाशित करें। उपमालेखाकार
धन्यवाद उपमान्यकार महोदय। साथियों, ये विदाई समारोह जो हम लोग इस फंड कोऑर्डिनेशन कार्यालय महालेखाकार 2 में करते हैं, ऐसा विदाई समारोह हमारे दोनों ही कार्यालय में किसी भी जगह नहीं होता है। इसलिए आप सभी लोग इसके बधाई के पात्र हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ से गए हैं वो इस बात के लिए चिंता करते हैं और खुशी जाहिर करते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छा विदाई समारोह हो रहा है। श्री एस.सी. श्रीवास्तव जी, क्योंकि आप सभी को पता है लखनऊ से आए हैं और लखनऊ जाने की प्रत्याशा आपको हमेशा रही। आपने एप्लीकेशन भी लगाई थी, लेकिन हमारी 2 अधिकारीगण, वैसे तो हमारे उपमान्यकार महोदय का हमारे सभी लोगों के ऊपर बड़ा बर्दाश्त रहता है और सभी शुभकामनाएं उनकी रहती हैं कि जिसी से हम लोग इकट्ठे होकर के सारा काम बहुत अच्छा से करते हैं। लेकिन एस.सी. श्रीवास्तव जी के लिए हमारी श्रीमती इंदिरा श्रीवास्तव जी और आर.पी. ओझा साहब ने इस तरह से अपने प्रेम और स्नेह से बीच में फंसा के रखा हुआ था। लखनऊ जाने की अपनी एप्लीकेशन कब इन्होंने वापस ले ली, कब उस जाने के बारे में सोचा ही ऐसा है। हम अनुरोध करेंगे अपनी श्रीमती इंदिरा श्रीवास्तव जी से कि बुके भेंट कर उन्हें सम्मानित करें। इंदिरा श्रीवास्तव। इसके बाद हमारे लिए फंड कोऑर्डिनेशन के वरिष्ठ लेखाधिकारी श्री आर.पी. ओझा साहब से अनुरोध करेंगे कि वो श्री एस.सी. श्रीवास्तव जी को माल्यार्पण और अटैची भेंट करने के बाद अपने आशीर्वचन देने का अनुरोध करेंगे। आर.पी. ओझा साहब। बहुत अच्छा लगा। सुधा द्विवेदी जी से अनुरोध करेंगे कि वो बुके भेंट कर श्री श्रीवास्तव जी को सम्मानित करने का। दूसरी सुधा दूसरी अर्चना अरोड़ा जी से अनुरोध करेंगे कि बुके भेंट कर सम्मानित करने का कार्य करें। हम सभी साक्षर का कलम शुरू से लेकर और अंत तक बहुत सहभागी और साथी रहती है, इसलिए हम अनुरोध करेंगे अपने अजय श्रीवास्तव जी से कि श्री एस.सी. श्रीवास्तव जी को एक कलम और माला भेंट करके सम्मानित करने का कार्य करें। अजय श्रीवास्तव। के बाद क्योंकि धार्मिक कार्यों में सभी लोग लिप्त रहते हैं, हम एस.पी. मिश्रा जी से अनुरोध करेंगे कि वो श्री एस.सी. श्रीवास्तव जी को माला और एक धार्मिक पुस्तक देकर सम्मानित करने का एस.पी. मिश्रा जी। धन्यवाद एस.पी. मिश्रा जी। साथियों, इस फंड कोऑर्डिनेशन के विदाई समारोह की चर्चा दूर दूर तक है और हमारे 2 अधिकारी श्री रामलाल जी सिन्हा और श्री आर.के. सिंह जी, ये चूंकि ITA में आजकल TI इंस्पेक्शन में थे और इन्हें जैसे ही खबर मिली तो इन्होंने अपना ये कहा कि मैं भी इस कार्यक्रम में शामिल होऊंगा। इसलिए हम अनुरोध करेंगे श्री रामलाल जी से कि वो आपको एक डायरी और माल्यार्पण कर सम्मान करने का कार्य करें। श्री रामलाल। श्री आर.के. सिंह साहब। डीएटी फंड सेल के श्री ए.के. लाल साहब से अनुरोध करेंगे कि वो श्री श्रीवास्तव जी को माल्यार्पण करने का कार्य करें। श्री ए.के. लाल। कोऑर्डिनेशन के संचालक श्री राजेश तिवारी जी से अनुरोध करेंगे कि वो श्री श्रीवास्तव जी को माल्यार्पण कर सम्मान करने का कार्य करें। श्री राजेश तिवारी।
भी लौटाया रिपोर्ट कीजिए जावेद जाफरी साहब से अनुरोध करेंगे कि वो माननीय श्रीवास्तव जी को मालार्पण कर सम्मानित करने का डबल ए से अनुरोध करेंगे श्री वीर सिंह। इसके बाद श्री अरविंद शुक्ला जी से अनुरोध है कि वो माल्यार्पण कर सम्मानित करने का कार्य करें। शाहिद कमाल साहब से अनुरोध करेंगे माल्यार्पण सम्मानित करने का श्री कामता प्रसाद सहायक लेखाधिकारी से अनुरोध करेंगे माल्यार्पण श्री आशीष बनर्जी साहब से अनुरोध करेंगे श्री हेमंत कुमार श्रीवास्तव माल्यार्पण करने का सम्माननीय श्री सुशील चंद्र श्रीवास्तव जी के इलाहाबाद प्रवास के दौरान आपके बहुत अजीज तो हमेशा आपके साथ रहे हैं किसी भी क्षण राकेश यादव से अनुरोध है कि वो माल्यार्पण करने का कष्ट है। राकेश यादव साथियों, माल्यार्पण का कार्यक्रम समाप्त हुआ। इसके बाद हम अनुरोध करेंगे श्री सुशील चंद्र श्रीवास्तव जी से कि हमारे साथ कार्यालय में गुजारे आपने सारे 35 वर्ष हैं, उसमें अपने अनुभव श्री सुशील चंद्र श्रीवास्तव रेस्पेक्टेड डीएजी सर एवं साथियों, मालूम नहीं था कि इतनी जल्दी ये क्षण आ जाए, क्योंकि कभी हमने अपनी उम्र का एहसास ही नहीं किया। आज के पहले मैं इतने साल का हूँ, जब एक दिन अचानक पेंशन पेपर मेरे सामने आया, रिसीव होने उनके सामने बैठे थे, तब मुझे अचानक लगा अरे क्या हो गया, मैं तो उठा है। ऐसे कुछ नियत बन गई थी कि फ्राइडे को लखनऊ भागना, बैठले करके रात में पहुंचना, मंडे को यहाँ आना, लग रहा था ऐसे ही चलता रहेगा, यहाँ आके काम में लग जाना। लेकिन जब रिटायरमेंट की बात आई तो मेरे अंदर दो इच्छाएं बड़ी प्रबल जागी। पहली इच्छा ये थी कि मेरा रिटायरमेंट अपने डीएजी सर के सामने हो, मेरे फेवर में आप क्योंकि इतने साल के कैरियर में बहुत से ऑफिसर मैंने देखे हैं, लेकिन डीएजी सर के इतना शार्प माइंडेड इंटेलिजेंट आदमी मैंने नहीं देखा, क्योंकि इतने संक्षेप में इतनी लॉजिकल वे में कोई भी बात कह देते हैं कि वो फॉलो भी कर मिलता है और खुशी भी होती है। एक आध बात मैं आपको उदाहरण देना चाह रहा हूँ। सर ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि पहले ही कहा था कि रिटायरमेंट की पार्टी जो है कभी थोड़ा शार्ट कर दिया जाए, तो साहब ने ये कहा कि फेयरवेल एक ही बार होती है रिटायरमेंट की, उसे शार्ट नहीं किया जाना। और ये बहुत अच्छी बात है, समझ में नहीं आया कि जो आदमी इतना कम सर्विस है उसको सुपर एविएशन का कैसे इतना तजुर्बा है कि कह रहा है कि जो है शार्ट नहीं होनी चाहिए, इतना अंदाजा है उसको। एक बार साहब ने अभी पिछले साल फेयरवेल में ये बात आई थी कि अवार्ड जो है किस तरह से
तो इनाम में बहुत सारे अवार्ड दिए गए और एक युवा को बहुत कम अवार्ड दिए। साहब ने बड़े लॉजिकल वे में बड़े साधारण शब्दों में समझा दिया कि अवार्ड को जो है अवार्ड की गरिमा के अंदर रेवड़ी की तरह अगर बांट दिया गया अवार्ड तो अवार्ड नहीं है। एक बात मेरे ख्याल से सब लोग इत्तेफाक रखे और सब लोग एक बात से रखें। एक बार शुरू में साहब ने कहा था कि जब वो बैंक में कई स्कैम पकड़े थे टीवी वगैरह का, तो साहब ने कहा था कि आज हमें अपने डिपार्टमेंट जो IAS को भाग करते हैं मुझे पता नहीं क्यों इतना बात आ गई। मुझे लगा कि मैं बहुत अच्छी और गौरवान्वित मुझे अपने कार्य से मोटिवेट किया। मुझे मैं आज नहीं और फंड भी में था, लेकिन मैं अपने कार्य से बहुत प्यार करने लगा और मैं बहुत तल्लीनता से काम करता और वो स्थिति जो थी हमारी काम से प्रेम करने वाली वो हमेशा बनी। अभी और भी याद आएगा तो साहब के बारे में बताऊंगा मेरे जहन में आएगा। दूसरी बात जो ख्वाहिश थी मेरी कि मैं यहीं से रिटायर हूँ, इस ऑफिस से रिटायर हूँ, क्योंकि आप लोगों का इतना प्यार और सम्मान यहाँ पे मुझे मिला है जो शायद कहीं नहीं मिलता। और इसीलिए मेरी इच्छा दूसरी इच्छा थी कि मैं इसी कार्यालय से रिटायर हूँ और फंड कोऑर्डिनेशन से रिटायर हूँ तो और भी अच्छा है। इसलिए मेरी दोनों इच्छाएँ पूरी हुई और मैं बहुत अपने को गौरवान्वित हूँ। मेरे साथ आज मैं वैसे तो 24 साल में बताया कि बड़ा लंबा एक पीरियड सर्विस का बीता है, बता ही दिया, लेकिन जो पिछले इधर 3-4 साल बीते एज यो मैं उसे अपने करियर का सबसे गोल्डन पीरियड मानता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे ऑफिसर्स का पूरा कोऑपरेशन मिला। जब जब कोई दिक्कत आई, गलतियाँ भी हुई तो हमारे अधिकारियों ने उसे माफ़ किया और मैं जो अपनी इतने साल की सर्विस पूरी कर पाया इसका क्रेडिट मैं 100% कुछ तो अपने अधिकारी AG सर को देना चाहता हूं जिन्होंने मेरी छोटी मोटी गलतियों को माफ़ किया और मैं कंटिन्यू अपने तल्लीनता से काम करता रहा। और दूसरा श्रेय सबसे बड़ा जाता है, मैं अपने को बिल्कुल श्रेय नहीं लेना चाहता हूं, जिस टीम ने मेरे साथ काम किया, फंड 7 सेक्शन, फंड 6 सेक्शन, फंड 11 सेक्शन, ये सब सेक्शन मेरे पास रहे और इस टीम ने जो अगर इस टीम कायदे से काम न करती, टाइम से काम न करती तो शायद मेरा रिटायरमेंट भी इतना पीसफुली ना हो पाता जिस हिसाब से मैं रिटायर हुआ। इसलिए मैं फंड 7 सेक्शन के सहायक लेखाधिकारी, सबसे पहले तो राजकुमार जी, मुझे अत्यंत खुशी है कि जब वो जा रहे थे TI में तो मुझे लग रहा था कि एक सेक्शन स्मूथली चल रहा है, आगे कैसे चलेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत से इस सेक्शन को बनाया था और सारी रिपोर्टें टाइम से देते थे। राजकुमार जी आए हमारी पार्टी में, मुझे बहुत खुशी हुई। राजकुमार जी के जाने के बाद में कामता जी ने चार्ज संभाला। कामता जी ब्रॉडशीट सेक्शन से आए थे, थोड़ा बहुत उन्हें काम का कम जरूर था, लेकिन उन्होंने भी धीरे धीरे वर्क बहुत अच्छी तरह से पिकअप कर लिया और मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा हेमंत जी जो राजकुमार जी के साथ ही पोस्टेड थे, राजकुमार जी के जाते जाते हेमंत जी ने भी अपने को बहुत वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को रिच कर लिया था और वो भी बड़े तल्लीनता से काम करते रहे। उसके अलावा फंड 7 के आर प्रकाश जी गामा थे उस वक्त, जयसल हैं और शुक्ला जी और मेरे ख्याल से राज बिहारी जी और है, मैं शायद नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ, SR वर्मा जी, तो ये सभी लोगों ने सुरेश डायरिस्ट के रूप में बहुत अच्छा काम किया। तो इस तरह से जिसका भी नाम अगर मैं भूल गया हूँ तो मुझे माफ़ करेगा, पूरी टीम का मैं धन्यवाद देना चाहूँ। दूसरे फंड 6 के लोग हमारे शाहिद कमाल साहब जो बहुत ही थारो जेंटल पर्सन और सेक्शन को बड़े कायदे से संभाला। दादा आशीष दादा बहुत ही मतलब जटिल से जटिल केस को भी बहुत अच्छी तरह से सुलझाने की दमखम रखते रहे और एक से जटिल केस सुलझाया। उसके अलावा उसके अकाउंटेंट SB सिंह शर्मा जी और आपके राकेश यादव और मैडम आई थी अभी और कौन
हाँ, श्यामपाल जी और मेरे ख्याल शर्मा जी, सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट मैं आई डीपली थैंक्स टू दोज पर्सन, और उन्हीं के कारण मैं आज इस मुकाम तक पहुंचा कि मैं सक्सेसफुल हूँ। अब ऐसा हुआ कि ज़्यादा कुछ तो चौधरी साहब ने बता दिया है कि मैं 28/11/1979 में इस कार्यालय में आया। उसके बाद का सफ़र तो आपने बता ही रखा है, और मैं यहाँ एज ए आया, एज ए रिटायर हुआ। तो कुछ ये थी मेरा एकेडमिक कैरियर था, उस हिसाब से चलता रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मेरे दिमाग में आई वो ये कि अगर जिस कार्यालय से मैंने ज्वाइन किया था, मैंने इसी ऑफिस में ज्वाइन किया था 79 में, और मैं उसी ऑफिस से आज रिटायर हो रहा हूँ, मुख्यालय से ही। मुख्यालय का एक अपना अलग आनंद होता है रहने का, और मुख्यालय के बाद भी मैं AG2 से रिटायर हो रहा हूँ। इस बात की मुझे बेहद खुशी है, और आप लोगों के सम्मान का अधिकारी हूँ। मेरे परिवार में मेरी मिसेज हैं जो कि पहले टीचिंग जॉब में थी, उसके बाद उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म कर दिया, और अब वो फ्रीलांसर के तौर पे संवाददाता के रूप में कार्य करती हूँ, और कुछ मैगजीन्स के लिए आर्टिकल वगैरह लिखती हूँ। मेरा एक बेटा जो बीटेक कर रहा है, बहुत से लोगों को पता होगा कि वो म्यूजिक कंपोजर बहुत अच्छा है, और कीबोर्ड बहुत अच्छा बजाता है, और उसकी एक कैसेट एल्बम भी, म्यूजिक एल्बम 8 गानों का उसने म्यूजिक रिकॉर्ड किया, और वीनस कैसेट एंड रिकॉर्ड इंडस्ट्री से वो मार्केट में आ गई है। इस तरह से वो उस अपने फील्ड में जिस भी तरह से कर रहा है, और उसने सारे गानों को कंपोज किया है, म्यूजिक डायरेक्टर होगा। मेरी बेटी 12th क्लास में है, जो कि अभी एग्ज़ाम दिया है। वो नृत्य की अच्छी कलाकारा है, और सरोज खान से उसे सर्टिफिकेट भी प्राप्त हुआ। इस तरह से मेरा परिवार। बाकी ये तो रहा हमारा एज ए। मेरे अंदर एक दूसरा सुशील भी था, मैं आज उस सुशील से आपको अगर नहीं मिलवाता हूँ तो बड़ी नाइंसाफी है। थोड़ा मेरा बचपन तो खैर नहीं कहेंगे, जो किशोरावस्था होती है वो बहुत कष्ट में भी था। हमारा बड़ा परिवार था, हम लोग 4 भाई 3 बहन थे। मेरे फादर रेलवे में थे, चीफ कुछ सुप्रिंटेंडेंट थे कहने को, मालवामी जिसे बोलते हैं, बहुत कमाऊ पोस्ट होती है। लेकिन वो इतने ईमानदार थे बेचारे कि वो मार्केट भी नहीं जाते थे कि डर से कि लोग कहेंगे कि जो है महाजन से मिलने जा रहे हैं, पैसा वसूली के लिए। ऐसे वातावरण में रहते हुए उन्होंने, पहले तनख्वाह भी बहुत कम होती थी, वो बहुत पहले रिटायर हो गए। जब मैं 8वीं क्लास में था तभी वो रिटायर हो गए। घर में कोई, हमारे 2 बड़े भाई जरूर थे, मगर उस समय वो भी इंटर पास थे, सर्विस में नहीं थे। मेरे घर फादर रिटायर हो गए, तो रेलवे क्वार्टर में रहने के बाद उन्होंने बलरामपुर में उन्होंने जो भी उनको फंड वगैरह मिला, उसी से उन्होंने एक मकान खरीदा। हम पूरा परिवार उसी में रहते थे। मेरे भाइयों को नौकरी मिली थी उस वक्त। वो पीरियड याद आता है तो आज आंसू आंखों में आ जाते हैं कि पेंशन वगैरह मिलती नहीं थी, और मेरे भाई नौकरी में नहीं थे। किसी तरह से बड़े भाई इंटर पास थे, तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वगैरह के थ्रू कुछ लीव वगैरह वैकेंसी पे कुछ फेवर लेते थे, कुछ पैसा आ जाता था। करते करते वो उनको एक जॉब लगी चाइल्ड हेल्थ इंस्पेक्टर, पोस्ट हो गया तो करना, वही वहाँ से कुछ पैसा भेजते थे, वही हम लोग के लिए उनको बातें ठीक रहता था। और पहली तारीख के बाद जब हमारे यहाँ कुछ नहीं रहता तो मेरे याद है पिताजी कुर्सी डाले बाहर बैठा करते थे, और पोस्टमैन का इंतजार किया करते थे कि कब मनी ऑर्डर आएगा। और कभी कभी ऐसा होता था कि पोस्टमैन भी नहीं आता। उस वक्त समझिए क्या स्थिति होती थी। तो मेरी मदर कहीं आसपास जाती थी, और हमारे जो मिलने वाले स्टाफ के लोग थे उनसे 10-20 रुपये लाती थी, वो देती थी। और मैं ही चूँकि उस समय घर पर था, तो मैं ही साइकिल उठा करके और राशन पानी लेने वही 10-20 रुपये जो मांग के लाती थी, उसी में मैं जाके, चूँकि सस्ता ज़माना था, तो उस सस्ते ज़माने में
₹1 5 किलो गेहूँ मिल जाता था। सारे सामान हम 10-20 रुपये में ले आते थे और फिर हमारे यहाँ का शाम का खाना। फिर वही प्रक्रिया दोहराई जाती थी। और मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से याद है, क्योंकि बहुत समझ नहीं थी, वो भी हम जरा सा बताना चाहेंगे कि कंट्रोल की दुकान हुआ करती थी राशन की। तो मैं ही क्योंकि लेने जाता था, पैसे रहते नहीं थे, तो वहाँ पे एक लेडी बैठती थी जो रजिस्टर वाले नाम चढ़ाती थी। मुझे इतनी समझ नहीं थी, वो भी देखती थी कि ये लड़का आ गया, उधार ले जाएगा, उधार लेके ही जाएगा। अब समझ में आता है तो पूरी फायदा उठाती थी अपना। उसका एक गंदा लड़का था गोद में, नाक वाक कहती थी, वो हमें पकड़ा देती थी। तो कहती थी इसको संभालो, तब तक मैं लिख पढ़ लूँ, फिर मैं तुम्हें देती हूँ। उस चक्कर में मैं 1.5-2 घंटे उसके बच्चे को, गंदे बच्चे को खिलाता रहता था। जब वो खाली होती थी तब वो हमको राशन पानी देती थी। खैर, ये तो सब वक्त की बात है। वो वक्त बीत गया, धीरे धीरे मेरे भाइयों की नौकरी लगी और 73 में मैं BSc पास किया। BSc पढ़ाई, इंटर BSc की पढ़ाई इन्हीं परिस्थितियों में हुई। जब BSc पास किया तो जैसे सभी के जहन में उठता है कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। गलती कहिए उसी समय हमने एक बहुत बड़ा सपना देखा। वो सपना था कि फिल्मों में जाने का। अब सपना तो सपना है, कोई बस नहीं, देख लिया तो देख लिया। अब उसके बाद सवाल है क्या किया जाए। उस समय पूना फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट हुआ करता था, आज भी है। वहाँ से जय भादुड़ी वगैरह कई उस वक्त निकले थे। मेरे भी दिमाग में आया कि हम वहाँ से डिप्लोमा कोर्स करेंगे और मैंने पूना FTI का प्रॉस्पेक्टस भी मंगाया। जब उसमें फीस देखा तो उसमें 10,000 रुपये फीस। मेरे पसीने छूट गए कि 10,000 रुपये फीस मैं कहाँ से लाऊंगा, स्थिति ये है, यूनिवर्सिटी है। हमने टॉप कर दिया। वो प्रॉस्पेक्टस आज भी शायद मेरे पास रखा होगा, याद करता हूँ कभी। लेकिन अब सोचा कि फिलहाल तो यही था कि 10,000 रुपये किसी तरह इकट्ठे किए जाए और एडमिशन लिया जाए। और नौकरी भी उसकी ढूंढी गई। तो मैं घर छोड़ दिया, बलरामपुर मैंने 74 में ही छोड़ दिया और मैं लखनऊ चला आया। लखनऊ आकर के मैंने ट्रांसपोर्ट में नौकरी किया। 150 रुपये महीने मिलते थे। उस ट्रांसपोर्ट में नौकरी करते करते, चूँकि BSc था मैं, तो मुझे थोड़ी सी कहीं शर्म भी आती थी कि छोटा मोटा काम करना। लेकिन हमने कहा नहीं, हम तो निकले अपने मिशन पे, आगे बढ़ेंगे। बलरामपुर में कोई स्कोप है नहीं फिल्मों का उसका, तो मैं अपना फिर वो करता रहा। क्योंकि BSc था तो हमें स्कूलों में नौकरी लग गई। मैं देखता रहता था पेपर की कहाँ पे गुंजाइश है। तो हमें गाँव के हाई स्कूल क्लासेज को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए नौकरी लग गई। और नौकरी लगने के बाद हम वही टीचिंग जॉब में 1-2 साल करते रहे। फिर मुझे टीचिंग जॉब से लगाव हुआ। टीचिंग जॉब से लगा हुआ तो मैंने कहा LT कर लिया जाए, तो बहुत अच्छी जॉब है फिलहाल। तो मैंने LT भी किया, जो आपको पता हो शायद बंद हो गया है, B.Ed के इक्विवेलेंट होता है। तो मैंने LT किया। LT करने के बाद मैंने फिर टीचिंग शुरू की। 1979 में जब मैं हाई स्कूल का टीचर हुआ करता था मैथमेटिक्स का, उसी समय AG ऑफिस का अपॉइंटमेंट लेटर मेरे पास आता। और मैं चूँकि कायस्थ की औलाद थी, वहाँ नौकरी का बड़ा महत्व होता है, गवर्नमेंट जॉब का खास तौर से क्रेज़ रहता है। तो परिवार ने मुझसे कहा कि भैया आप नौकरी ज्वाइन करिए। तो मैंने नौकरी ज्वाइन कर लिया, ये सोच के चलो ज्वाइन कर लेते हैं, पैसे की तो मुझे ज़रूरत है ही है। और 2-4 साल करके जब पैसा आ जाएगा 8-10 हज़ार रुपये तो छोड़ देंगे और उसके बाद में फिर अपने मिशन पे लग जाएंगे। तो मैंने ज्वाइन किया नौकरी। 79 में इलाहाबाद पोस्टिंग हो गई, लेकिन लखनऊ बेस था। मैं तुरंत ट्रांसफ़र करा के, अजय भाई हम लोग साथ में थे, तो हम लोग ट्रांसफ़र करा के 20 जनवरी 80 हुआ करता था, उसमें हम CW से ट्रांसफ़र हो गए, चले गए। वहाँ जा कर के फिर हमने कहा कि अब अपनी मिशन पे लग जाओ, नौकरी तो चलती रहेगी, तो क्या कर सकते। तो लखनऊ में हमने एक थिएटर ग्रुप बनाया, चित्रांकन कला संगम के नाम से। और उसमें हमने कई थिएटर करना शुरू किए कि थिएटर करके ही अपने वो किया जाए। हमने वहाँ ट्रेनिंग भी किया, लखनऊ में जो ट्रेनिंग कर सकते थे DNA से, उन्होंने ट्रेनिंग भी किया। उसके बाद में ये सब चलता रहा। हमने कहा SS तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि SS करने से क्या होगा कि मैं व्यस्त हो जाऊँगा और मुझे नौकरी छोड़नी है ही है, तो SS करने के क्यों अपना दिमाग खराब करूँ। लेकिन कुछ इत्तेफाक का मैंने प्री का फार्म वहाँ भर दिया लखनऊ में, ये सोच करके कि इलाहाबाद जाएंगे थोड़ा TA मिलेगा।
तो मैंने प्री का फॉर्म भर दिया। वही ट्रेन में मैंने तो थोड़ा बहुत प्री के एग्ज़ाम में पेपर ऊपर देखा और इत्तेफाक से मैं पास हो गया। प्री पास होने के बाद में SS पार्ट 1 के लिए उस समय लखनऊ से लोग ट्रेनिंग करने आया करते थे। 3 महीने के लिए हम लोग यहाँ आए साथ में थे ट्रेनिंग करने। और उस समय भी SS का कोई वो नहीं था पास होने का। उस समय ये सोच के आए थे कि 3 महीने TA मिलेगा, इलाहाबाद में रहेंगे आज़ादी से और घूमेंगे, पढ़ेंगे तो ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो ठीक है, पैसा तो पक्का है। 3 महीने रहे, लेकिन अब वह सिंसियरिटी कहिए अब जो कहिए, हम लोग थे साथ में, पढ़ाई किए, ट्रेनिंग किए और पार्ट 1 का जब रिजल्ट आया तो उसमें पास हो गया। और सेम प्रक्रिया दोहराई गई, पार्ट 2 की ट्रेनिंग में आए और यहाँ ट्रेनिंग लिया और पार्ट 2 भी एक बार में पास हो गए। और 87 में मेरा प्रमोशन हो गया, मैं फिर इलाहाबाद आ गया। न चाहते हुए मैं खिंचता जा रहा था नौकरी। जब यहाँ पर आ गया तो 89 तक रहना पड़ा। मतलब ये कोशिश करते रहे ट्रांसफ़र हो जाए, लखनऊ चला जाऊँ और फिर मैं अपना थिएटर ग्रुप संभाल लूँ तो थोड़ा बहुत क्षुधा मेरी शांत होती रहेगी। लेकिन वो 89 तक फंसे रहे। 89 में गए, फिर हमने वहाँ पे करा। 89 में जाने के बाद में क्या हुआ, ट्रांसफ़र तो लखनऊ पहुँच गए थे, लेकिन अब फिर मैं अपने मिशन में थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। और ये जा करके 92 में कुछ हद तक हम बढ़े आगे। 92 में फिल्म बनी मेरी बीवी का जवाब नहीं, उसका नाम ही ऐसा था, मेरी बीवी का जवाब। अक्षय कुमार श्रीदेवी की पिक्चर थी, उसमें मैं काम किया गया। और एज प्रोडक्शन असिस्टेंट, क्योंकि थोड़ा काम भी सीखना था फिल्म प्रोडक्शन का, तो मैं बॉम्बे चला गया। लखनऊ में पोस्टिंग थी, आता रहता था, आता जाता था, छुट्टी लेता था, आया फिर एप्लीकेशन लिख के दे दिया। क्या लिखता था, मेरी माँ की तबीयत खराब है, बॉम्बे मुझे इलाज के लिए जाना। आए, हफ्ते भर रहे, फिर चले गए, ये सिलसिला चलता रहा। तो जिस बात का डर था वही बात हो गई। क्या हुआ, AG साहब उस समय अरविंद अवस्थी जी हुआ। मैं आपको बड़ा रोचक प्रसंग बता रहा हूँ और ध्यान से सुनिए। तो अरविंद अवस्थी साहब के पास कंप्लेन पहुँच गई कि एक लड़का है जो फिल्म बनाता है, क्या करता है और छुट्टी लेता है इस तरह से। तो लखनऊ गए वो, तो उन्होंने मुझे बुला भेजा, उनका बुला उनको आए, वही चैम्बर बना हुआ है, उसमें मेरी पेशी हुई। चौधरी साहब JK साहब बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, क्यों भाई आप बॉम्बे बहुत जाते हैं? हमने कहा, साहब बॉम्बे जरूर जाते हैं, तो बिना ही कर नहीं सकते थे, छुट्टियाँ थी। तो कहने लगे, क्यों जाते हैं? हमने कहा, मदर की तबीयत खराब रहती है, उसी सिलसिले में जाते हैं। तो मैंने कहा, चौधरी साहब ऐसा है कि मदर की तबीयत बहुत खराब रहती है और इलाहाबाद से बॉम्बे पास पड़ता है, तो आप इनका इलाहाबाद ट्रांसफर कर दीजिए, तो वहाँ से इनको आसानी रहेगी बॉम्बे जाने में। AG से क्या मैं कहता, मुँह लटका के चला है। बाहर हाथ हो गया, मगर मैं बड़ा व्याकुल था। इलाहाबाद के नाम से ही लखनऊ वालों को बड़ा डर लगता है, पता नहीं क्या। इलाहाबाद चले जाएंगे, फैमिली है वहाँ सेटल है। अब मैं उस दिन मैं बड़ा परेशान रहा था, रात में नींद भी नहीं आ रही थी। फिर हमने एक रास्ता अपनाया। हमने कहा, सुशील ऐसा है, तुम्हारा ट्रांसफर तो होने जा ही रहा है ना, अब तुम सच बोल दो साहब से, चाहे आ या पाए। मतलब मैं रात में इस निष्कर्ष पहुँचूंगा कि सवेरे उठते ही मैं जाऊँगा और इनके साथ सच बोल दूँगा, फिर देखा जाएगा जो होगा, हमारे दिल से बात कर लेंगे। तो मैं 9 बजे पहुँच गया ऑफिस से। जरा पीछे वाले प्लीज। 9:30 बजे जैसे AG साहब आए, टाइम से आ गए, और 9:30 बजे उधर कुर्सी पे बैठते हैं, उधर मैं पर्दा खोल करके मैं कमिंग सर करके मैं बैठा, बैठिए सिलवासन बैठिए, बैठाया उन्होंने इसके पहले कुछ पूछे। मैंने खट से कहा कि साहब कल जो मैंने आपसे कहा था वो मैंने झूठ बोला था। मैंने, अच्छा आपने झूठ बोला था? जो आपने झूठ बोला था? फिर उन्होंने खुद ही जवाब दिया, अच्छा आपने झूठ बोला होगा कि कुछ समझ के झूठ बोला होगा। खैर चलिए बताइए। मैंने कहा क्या सच है? बोले, मेरा सच ये है साहब, जो आपने कहा कि फिल्मों में काम करते हैं, तो वाकई मैं फिल्मों के ही सिलसिले में करता हूँ। कहना, अच्छा क्या करते हैं फिल्मों में? हमने कहा, साहब एक फिल्म बन रही है, मेरी बीवी का जवाब। क्या नाम है? और हंसी छूट गई। मैंने, क्या नाम है? हमने कहा, मेरी बीवी का जवाब नहीं। कहना, अच्छा तो क्या करते हैं आप? साहब मेरे फ्रेंड फिल्म बना रहे हैं, तो मैं भी उसमें प्रोडक्शन असिस्टेंट के तौर पे काम सीखने की थोड़ी मेरी इच्छा आ गया।
अच्छा, कौन एक्टर है उसमें? तो अक्षय कुमार। हीरोइन कौन? श्रीदेवी। और श्रीदेवी के साथ अक्षय कुमार। अक्षय कुमार आपने क्यों लिया श्रीदेवी के साथ? मैंने कहा साहब अक्षय कुमार इसलिए लिया क्योंकि श्रीदेवी नंबर 1 है। अक्षय कुमार इन दिनों चल नहीं रहा है, खिलाड़ी एक पिक्चर उसकी हिट हुई थी, तो उसी सिलसिले में प्रोड्यूसर ने कहा था कि कोई ऐसा लड़का लाओ जिसके पैसे भी कम हो और फिल्म भी हिट हो गई हो, तो ये सोच के लोगों ने अक्षय कुमार को साइन कर दिया। म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? मैंने कहा साहब लक्ष्मीकांत प्यारे। अच्छा, तो ऐसा है श्रीवास्तव जी, ऑफिस का काम तो सफर होता है, आप कैसे करोगे? ना साहब ऑफिस का काम तो ऐसा कुछ सफ़र नहीं करता है। मैं आता हूँ, जो काम रहता है कर भी देता हूँ, और आप हमारे योग से भी पूछ सकते हैं कि कोई काम ऐसा सफ़र नहीं होता है। तो फिर आप क्या करेंगे, कब तक रहेंगे? अब उन्होंने ये पूछा कब तक रहेंगे, हमने कहा साहब बस लगभग फिल्म कंप्लीट होने वाली है, और फिल्म कंप्लीट हो गई लगभग 1.5 साल हमको हो गया था, उसके बाद हमारी खुशी हुई। तो 6 महीने करीब हमने कहा साहब 6 महीने करीब बचे हैं, हमको 6 महीने रहने की और मोहलत दे दी। उन्होंने ठीक है आप जाइए 6 महीने आराम से रहिए, लेकिन 6 महीने में आ जाइए। और ऐसा है कि आया कीजिए तो कभी कभी काम वाम कर लिया फिर मैं निश्चित होकर निकला चैम्बर से, और फिर मेरी वही प्रक्रिया शुरू हुई। 6 महीने तक मैं रहा, 2 साल का पीरियड मेरा बॉम्बे का रहा। उस बीच हमने कई फिल्मों में एज असिस्टेंट डायरेक्टर, एज एक्टर भी काम किया मैंने, और एज प्रोडक्शन कंट्रोलर भी काम किया। कई पिक्चरें आई उस समय, हमने मुकेश खन्ना, कुलभूषण खरबंदा एक पिक्चर थी, उसमें मैंने कुलभूषण खरबंदा के साथ पैरेलल रोल किया। मैं सरकारी वकील बना था, वो डिफेंस लॉयर बने हुए थे। यूनुस परवेज एक वो थे, पेंटल थे, अनंत महादेवन, सदाशिव अमराव गुलकर, इस तरह से लोगों के साथ हमने कुछ दिन तक बिताए, काम किए। उसके बाद क्योंकि नौकरी थी, मैं एडी सर से वादा करके गया था, तो मैं वापस आया। वापस आने के बाद मैंने सर्विस अपनी ज्वाइन की। फिर ये सोचता रहा कि सर्विस ज्वाइन कर ली है, अब लखनऊ में रह के क्या कर सकता हूँ। तो मैंने कुछ टेलीविज़न के लिए 7, 8, 10 फिल्मों का प्रोडक्शन किया। टेलीविज़न पे वो पिक्चरें दिखाई गई, कई दूरदर्शन केंद्रों से वो पिक्चर प्रसारित हुई, और उसके बाद में हमारा कुछ ऐसा रहा। 2006 में इलाहाबाद से ट्रांसफ़र हो गया यहाँ पर, और इलाहाबाद ट्रांसफ़र होने के बाद में फिर हमारी वो गतिविधियों में काफ़ी कुछ लगाम लग गया। लेकिन उस गतिविधियों में लगाम जरूर लग गया है, मगर जब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि अभी ये मेरी लाइफ का रिटायरमेंट नहीं बल्कि इंटरवल, और इसे मैं अपनी लाइफ का इंटरवल मानता हूँ। जैसे फिल्म का फर्स्ट हाफ खत्म हो जाता है, सेकेंड हाफ आना बाकी होता है। सेकेंड हाफ में क्या होता है, जितने छूटे उठे कई स्टोरी छोटी मोटी सकती है, उस तरह के सेकेंड हाफ की पूरी कर दी जाती है। तो सेकेंड हाफ जाना बाकी है। हम आपको गुजारिश करेंगे कि मेरे इस जज्बात के लिए आप लोग एप्रिशिएट करें। इस उम्र में, उम्र के इस पड़ाव पे इस तरह का जज्बात हमने अपने अंदर सजो के रखा है, ये हम इसके लिए बहुत खुश हैं। 1 जनवरी को एडी सर के चैम्बर में जाने का हमें मौका मिला, अभी इसी साल। सभी लोग कहते हैं, उस दिन कहते हैं कि इंसान की परख उसके आसपास की चीज़ों से होती है। उस दिन सर ये कंप्यूटर पर, मॉनिटर पर एक कोटेशन चल रहा था। कोटेशन ये था कि तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, मेरी तो निगाहें हैं सूरज के ठिकानों तक। ये पढ़ के उस दिन मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। अभी तक तो मैं सोचता था स्काई इज नॉट द लिमिट, उस दिन मुझे मालूम हुआ कि सितारों के आगे जहां और भी। और उस दिन सर ने मुझे एक तोहफा भी दिया। वो तोहफा ये था, सर ने कहा श्रीवास्तव जी, सुशील जी, अभी तो आपकी रिटायरमेंट वाली एज लगती नहीं है, और ऐसा लगता है कि आपकी रिक्रूटमेंट वाली उम्र। इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट तोहफा सर मेरे लिए कुछ नहीं।
इस तोहफे के साथ हम अपने जज्बात को भी जमा रखे हुए हैं और इस उम्मीद के साथ कि जो लौ जड़ चल रही है मेरे अंदर, इसको मैं आगे और ले जाऊंगा। कहते हैं, शाहरुख खान की एक पिक्चर आई थी, उसमें एक डायलॉग था कि ये किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहें तो ये पूरी कायनात उस चीज़ को आपसे मिलाने के लिए कोशिश करती है। हमारी कायनात तो आप ही लोग हैं। आप लोगों की शुभकामनाएं हमें चाहिए और एक जोरदार ताली आप बजाएं इसके लिए। मैंने ताली इसलिए बजवाई है, मैं जानता हूँ आगे बहुत लंबा संघर्ष है। जो लाइन मैंने चुना है बड़ी संघर्षपूर्ण लाइन है, लेकिन मैंने तालियां इसलिए बजवाई हैं, ये तालियां जब मैं सफ़र में अपने थक जाऊं तो तालियों की गूंज मेरे कानों में मेरे अंदर ताकत पैदा करे कि सुशील आगे बढ़ो। और दूसरे रूप में कहीं ना कहीं आप लोगों का भी कुछ स्वार्थ है इसमें। कभी आपने अगर मुझे पर्दे पर या पर्दे के पीछे प्रोड्यूसर के तौर पर, डायरेक्टर के तौर पर या एक्टर के तौर पर कहीं देखा तो ज़रूर आप ये कहेंगे कि अरे ये तो हमारे सर हैं, इनके तो बगल में मैं बैठता था, ये तो मेरे साथ काम किया करते थे, तो आपको भी कहीं ना कहीं अच्छा लगे। इसलिए हमने ये किया। सबसे बड़ा चैलेंज जो मेरे सामने था वो ये था अपनी सेहत को लेकर। इस उम्र में जो हमने सोच रखा है कैसे सेहत को करें, तो उसके लिए हमने तरह तरह के इंफॉर्मेशंस, ज्ञान अर्जित किए, किताबें पढ़ी, कुछ ट्रेनिंग किया, क्लासेस अटेंड किया, उसमें फॉलोअप किया और हमने अपनी सेहत को बड़ा ख्याल रखा। ऊपर वाले की कृपा है, आप देख ही रहे हैं। और ये सब विद्या पढ़ के हमारे शौक ये भी हो गया कि मैं रिटायरमेंट के बाद लोगों को हेल्थ अवेयरनेस के लिए कुछ करूँ कि आज के समय में कार्डियक अटैक से, ब्लड प्रेशर से, शुगर से, लंग्स प्रॉब्लम से, इन सब से कैसे दूर रहा जाए और कैसे ऐसा किया जाए कि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। हमने इसमें भी ज्ञान अर्जित किया और मेरा एक शौक है कि अगर मौका लगा तो मैं इस बारे में भी अपने कुछ लोगों को बताना चाहूँगा। आज नहीं, फिर कभी, आज तो बहुत समय हो रहा है। और थोड़ा बहुत शौक लिखने पढ़ने का भी है। अभी आपने मेरी संपादन में मैगजीन आई थी, वो आपने मैगजीन देखा होगा, चौधरी साहब ने हल्का फुल्का जो थोड़ा बहुत टूटी फूटी कलमों से लिखा, उसका एक इन्होंने नमूना दिया। तो नहीं, कुछ तो लिखने पढ़ने का भी शौक है। इस तरह से कई मेरे पास में हैं, ईश्वर जहाँ भी ले जाए। लेकिन मेरा फिलहाल, हमने एक जगह पढ़ा था कि यदि लक्ष्य निर्धारित है तो उम्र आड़े नहीं आती। इससे मुझे बहुत ताकत मिली कि लक्ष्य तक पहुँचने के लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती है, बस आपका लक्ष्य क्लियर है। और जो लक्ष्य क्लियर है, इसमें हमारी पत्नी ने भी बड़ा योगदान दिया। मैं उनकी भी तारीफ करना चाहेंगे कि 2 साल अकेले वो रहीं। जब मैं बॉम्बे में था तो 2 साल लखनऊ में अकेले रहती थी और आज भी वो हमेशा मेरी हौसला अफजाई करती हैं और उनकी बराबर की रजामंदी है कि आप बॉम्बे जाइए और अपने लक्ष्य को पूरा करिए। ये मेरे लिए बहुत ऐसी पत्नी पा करके मैं बहुत भाव विभोर हूँ, तो इतना मुझे वो आगे बढ़ाती है और उन्हीं की ताकत होगी कि मैं आगे बढ़ पाऊँगा और कुछ कर पाऊँगा, साथ में आप सभी लोगों की ताकत। मैं पूरे फंड कोऑर्डिनेशन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। फंड 6 और 7 सेक्शन नहीं, पूरे फंड कोऑर्डिनेशन का इस वजह से क्योंकि यहाँ एक कल्चर है कि अगर किसी ने भी किसी भी एओ में अगर किसी भी सेक्शन के अकाउंटेंट को बुला लिया, हमने अगर बुलाया फंड 4 के अकाउंटेंट को, फंड 2 के अकाउंटेंट को, तो वो उसी तरह मुझे सम्मान देता है जैसे वो अपने एओ को देता है और उतनी ही प्रॉम्प्टली वो काम करता है जैसे कि वो अपने एओ के कहने पे करता है। ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए सारे अनुभाग के सारे अकाउंटेंट बधाई के पात्र हैं, डबल एओ बधाई के पात्र हैं जो यहाँ के एओ को इतना सम्मान देते हैं। और मुझे उम्मीद है इसी तरह से यहाँ का कल्चर बना रहेगा और इसी जगह AG2 AG1 से काफ़ी भिन्न होता है और
हमें पुनः बता रहा हूँ, खुशी है कि मैं AG2 से ही रिटायर हो रहा हूँ और ये मुझे गौरव महसूस हो रहा है कि आज आप लोगों ने मुझे सम्मान दिया। ये वाकई में भाव विभोर कर दे रहा है। अब मैं अंतिम बार एक शेर से अपनी बात समाप्त करता हूँ कि हमारे जाने के बाद महफिल में वो अफसाने कहाँ होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। आप लोगों को इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे शुभकामनाएं दीजिए कि मैं आगे अपने विषय में काम करूं। धन्यवाद सुशील श्रीवास्तव जी। आपने अभी एक बहुत लंबी तकरीर श्रीवास्तव जी के जीवन दर्शन पर सुनी और हम गुजारिश करेंगे सभी लोगों से कि अपने जीवन के बारे में आप इसी तरीके से आपसे प्रेरणा लेंगे। आपने एक गाना सुना होगा, साथीगण एवं सहयोगी, निश्चित रूप से बहुत ही भावुकता का क्षण है और हम सभी भावुक भी हैं ऐसी स्थिति में। और श्री सुशील जी के जिन जीवन दर्शन के बारे में आप लोगों ने अक्षरशः सुना, जो उनके जीवन में बीता, जैसी स्थितियों से आगे निकले, ये निश्चित रूप से प्रकृति का ही एक दिया हुआ उपहार है जो हम लोगों को आज इस रूप में मिला हुआ है। सभी व्यक्ति होते हैं, सभी में कुछ न कुछ गुण अवगुण होते हैं, लेकिन एक व्यक्ति में अगर कई गुण एक साथ विद्यमान हो तो निश्चित रूप से वो विशेष हो जाता है। आप लोगों ने सुना होगा भी, शुरू से लेके बचपन से जब भी इन्होंने टीचिंग का जॉब शुरू किया, उससे पहले की कहानी तो बहुत ही मार्मिक है। टीचिंग के जॉब में एज ए टीचर इन्होंने कितना अच्छा अपना योग किया कि फिर से टीचिंग करते करते LT करना निश्चित रूप से एक्सेप्शन है। फिल्म इंडस्ट्री, जहाँ की हम लोग निश्चित रूप से उनको बड़ा मानते हैं, भाई फिल्म इंडस्ट्री में हैं, बहुत ही अच्छे होंगे, जिनका उपहार होगा, वहाँ भी आपने अपना इतना योगदान दिया कि अपनी सर्विस को भी ब्रेक करके या सर्विस के पीरियड में ही AG को बता के परमिशन लेके वहाँ तक फिल्म को कंप्लीट करना, ये भी अपने आप में एक्सेप्शन है। अभी हम लोगों के स्वास्थ्य के बारे में, जिसके बारे में हम सभी स्वयं चिंतित रहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे, उसके बारे में भी इन्होंने काफ़ी अध्ययन कर रखा है। हम लोगों ने इससे प्रेरणा भी ली है बीच में, और स्वयं का कितना अच्छा स्वास्थ्य है। अगर हम ऐसे ही प्रेरणा ले लें तो हम लोग स्वयं स्वस्थ हो जाएंगे। कम से कम ऐसी स्थितियों में कैसे भी लोग स्वस्थ रह सकते हैं। तो हम लोग अपने को ज़्यादा एज वाले ना समझें या ऐसी स्थिति में ना समझें कि नहीं अभी काम हमसे संभव नहीं होगा। अगर हम केवल इन्हीं से प्रेरणा ले लें तो हम लोग भी एक बार नौजवान अपने को महसूस कर सकते हैं, और होना भी चाहिए। विचार कभी वृद्ध नहीं होते, आत्मा कभी वृद्ध नहीं होती, केवल शारीरिक क्षमता में थोड़ा सा हास होता है, जिसको हम लोग वृद्ध मान के और स्वयं को वृद्ध समझ लेते हैं। लेकिन आज वो व्यक्ति आपके बीच में उपस्थित हैं जिनसे हम प्रेरणा लेके अपने स्वास्थ्य को काफ़ी अच्छा करने का प्रयास कर सकते हैं, और हम समझते हैं उसमें सफल भी होंगे। रही बात व्यक्तित्व की, तो आपने जो अपने कोऑर्डिनेशन के बारे में कहा कि कोऑर्डिनेशन हमारा इस तरह का है कि हम सभी एक दूसरे का पूरा सम्मान करते हैं और आदेश का अनुपालन करते हैं। तो हम भी आपको आश्वस्त करते हैं कि यही वो समन्वय है जिसको हम समन्वय की संज्ञा परिभाषा दे सकते हैं। अगर ऐसा समन्वय ना होता तो आज ना तो प्रशंसा आप करते, ना हम लोग ऐसा कह पाते। तो हम लोग भी आपके आभारी हैं कि समन्वय को आपने माना, जाना और इसको आपने अप्रिशिएट किया। वैसे समन्वय बहुत बड़ा है, काम भी बहुत बड़ा है, दायित्व भी हम लोगों का बहुत बड़ा है। ऐसी स्थिति में अगर हमारे समन्वय की तरफ से भी कभी कोई आपको कोई असुविधा प्रतीत हुई हो तो उसको भी मानवर आप भुला देने का प्रयास करिएगा, याद न रखिएगा, क्योंकि ऐसे पूरे कोऑर्डिनेशन में कभी ना कभी स्थितियाँ आती हैं जहाँ थोड़ी बहुत उलझनें आती हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि और सारे प्लस होते हुए इसको आप भुलाने का प्रयास करिएगा। कभी ऐसी स्थिति शायद नहीं आई होगी कि आपके आदेश का अनुपालन ना हुआ। हम तो बिल्कुल बगल में ही बैठे थे। मैं जब लेखाधिकारी अक्टूबर 2012 में हुआ तो निश्चित रूप से एक बड़ा दायित्व मिलता है। लेखाधिकारी और सहायक लेखाधिकारी में एक अंतर होता है, लेकिन आपकी प्रेरणा से हमें कभी असुविधा नहीं हुई, और जब भी कभी ज़रूरत पड़ी तो अपनी प्रॉब्लम को हमने शेयर भी किया और आपका गाइडेंस भी हमें मिला। और आज की स्थिति में 2.5 साल के वर्ष में कभी ऐसा कोई क्षण नहीं आया जिसमें हमने अपने को असहाय महसूस किया हो या किसी काम को ना कर पाने की क्षमता अपने पाया। मैं मानता था कि जब कभी हमें कोई दिक्कत होगी तो हमारे ठीक बगल में ऐसे लोग बैठे हैं गाइड के रूप में, जिनसे हमें कभी किसी काम की कोई सुविधा नहीं होगी। और अपना कोऑर्डिनेशन दिन ब दिन ऊपर ही चढ़ता गया है, वो आज एकदम शिखर पर है।
आज हम शिखर की संज्ञा इसलिए दे सकते हैं कि मैक्सिमम पे है, अपेक्स पे है, और हेडक्वार्टर भी हमसे पूरा संतुष्ट है। हमारे उच्चाधिकारी यहाँ स्थानीय तौर पे भी हम लोगों से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। बस यही टेम्पो बनाए रखना ही हम लोगों का काम है कि हम लोग जो टेम्पो है आज उसको हम आगे भी मेंटेन रखें। और मैं श्री श्रीवास्तव जी को आश्वस्त करना चाहता हूँ अपने कोऑर्डिनेशन की तरफ से भी, अपने सभी अधिकारियों की तरफ से भी, कि कभी अगर आपको हम लोगों की कमी महसूस हो या ज़रूरत महसूस हो तो आप जब भी हम लोगों को कॉल करेंगे, जैसी स्थिति में हम लोग सदा उपस्थित हैं। और आपको इस 2.5 साल या इतने लंबे समय में आपको एहसास हो गया होगा कि हम लोग कैसे कोऑर्डिनेट रखना चाहते हैं, कैसे आपस में सामंजस्य बना के किसी काम को अंजाम देना चाहते हैं। तो इसलिए वो कमी बिल्कुल नहीं खलेगी आपको, और आपको आगे बढ़ने के लिए जो भी हम लोगों से ज़रूरत होगी, इन तालियों की गूंज तो आपके कान में हर समय गूंजेगी ही जहाँ भी आप रहेंगे, क्योंकि ये क्षण भुलाया नहीं जा सकता है। तो आप याद करिएगा और वो ताकत आपको मिलती रहेगी हर समय। जिस भी मिशन में आप अपना उपयोग उसका करना चाहें आप कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ भावुक के क्षणों में मैं आपको अंतिम तौर पर सेवानिवृत्ति के दौर में बहुत समय तो नहीं दिया जा सकता है कि समय की सीमा होती है। मैं आपको ऐसी भावुक विदाई देने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप इस भावुकता के क्षण को स्वयं एहसास कर रहे होंगे और हम लोगों की भावनाओं का भी आप आदर कर रहे होंगे। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको विदा करता हूँ भावुक क्षणों से। बहुत क्या कह सकता हूँ सर। थैंक यू। मुझे आज बड़ा एक अफसोस हो रहा है कि सुशील जी रिटायर हो रहे हैं, मैं इनको पूरी तरह जान नहीं पाया। वास्तव में बहुत गहरा अफसोस है, क्योंकि काम वाम के सिलसिले में पता चलता है कौन कितना जानता है नहीं जानता है, बट अदरवाइज भी इतने काबिल थे, जान नहीं पाया। समझे बड़ा सर, इतनी इन्फॉर्मल होने की हिम्मत नहीं हुई आपसे सर। आज मौका लगा मैं ज़्यादा लंबा इसलिए नहीं बोलूँगा टाइम होने के बावजूद कि आज इन्होंने वास्तव में इतने कंप्लीट पैकेज के साथ कोई रिटायर होने के दिन नहीं आया आज तक। मैंने बहुत से इंटरव्यू देखे, जितना तैयार हो गया जाए थे। मतलब मैं तो ये कहना चाह रहा था कि जैसे पहले मैंने बोला था कि आप जैसे ज्वाइन करने जा रहे हैं, बट आज बिल्कुल आप बिल्कुल ड्रेस देखिए ना, शर्ट वर्ट का जितना बढ़िया सिलेक्शन आज करके आए हैं। ये जो है अगली ज़िंदगी की तैयारी इसको कहते हैं। नहीं तो मैंने यहाँ तमाम लोगों को ऐसे भी सुना है कि साहब आप क्या 60 हो गया, अब आगे भी कट ही जाएगा। ऐसे भी लोगों को सुना। ऐसा नहीं है, उनकी भी अपनी परिस्थितियाँ रही है। ये तो उसमें कोई अच्छा बुराई वाली बात नहीं है। अपनी परिस्थितियाँ होती हैं, अपनी मानसिक स्थिति होती है, सबकी एक जैसी क्षमता नहीं होती है। और इसलिए मैं बिल्कुल विश करूँगा कि अब आप जो है दुगने मोमेंटम के साथ लग जाइए, क्योंकि मुझे अब दूसरा अफसोस यहाँ ये हो रहा है कि जो भी इनकी स्थिति रही, जितना इन्होंने मार्मिक चित्रण किया, बिल्कुल सर, उसका सबसे अफसोसजनक पहलू यह है कि इसी को कहते हैं कि इस स्टेज में 60 साल की उम्र में एक सपने की मौत होती है। मैं ये चाहूँगा कि आप उस सपने को मरने को दीजिए, लेकिन आज की स्थिति में 60 वर्ष की स्थिति में खड़े होकर देखिए तो मुझे लगता है कि एक सपने की मौत तो शायद ही कहीं और होते हैं, बिल्कुल बहुत बेहतर होते हैं। लेकिन इनकी उपलब्धि ये है कि अपनी उस परिस्थिति को भी छोड़ के भागे नहीं। बहुत लोग होते हैं, सब फैमिली वैमिली सबसे अपना कट ऑफ हो गया और बीवी भी फिर वहीं बम्बई में ही ढूंढते हैं, जब बढ़िया सेटल हो गए होते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जाके आराम से वहीं अपना लाइफ देते हैं। लेकिन अपने जो सेल्फ मिला है, गिफ्टेड है, उसको छोड़ के उसको भी बनाए रखते हुए कुछ अच्छा अपने। और सबसे बड़ी बात है 60 साल में भी आज इनके अपने ड्रीम के प्रति इतनी जबरदस्त जो है ये बहुत ही बड़ी बात है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपने जो 60 साल खोया है वो कम से कम शरीर के मामले में ज़्यादा नहीं खोया है। आज आप बिल्कुल 30 के लगने हैं। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देना चाहूँगा एक्टर के ही, जो आप हमारे बीच में जो एक्टर्स हैं उन्हीं में से वरुण ईरानी एक बहुत बड़े बिजनेस करते हैं। उसने अपना पूरा बिजनेस छोड़ के 48 की एज में, 45 की एज में एक बंदा एंटर करता है फिल्मों में, और वही एक एक्टर इवन अमिताभ बच्चन वगैरह उस कैटेगरी में नहीं खड़े होते हैं कि उसने कोई सेकंड लीड का रोल नहीं किया है, और जो भी उसने अभिनय अभी तक किया है वो लाजवाब है। आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अमिताभ जी वगैरह एक दूसरा नाम है, बट आप उनके जो तक के अभिनय हैं उनको लेके किसी से कंपेयर करिए ही जान रहे हैं 48 के बाद। तो ऐसा नहीं है, एज कोई बात नहीं होती है। जो आर्टिस्टिक ड्रीम होते हैं, किसी आर्ट के ऊपर ड्रीम होती है, वो तो उसके लिए एज तो एकदम बाइंडिंग नहीं है, बिल्कुल भी बाइंडिंग नहीं है। तो ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा चलिए इनको शायद अनुष्का शर्मा के साथ आपको तो वो पीछे छूट गया सर। अच्छा
कोशिश करेंगे कि आप पर्दे के पीछे मत रहिए, पर्दे के आगे आगे आइए। बिल्कुल। और वास्तव में मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं ढूंढूंगा कि आपके वो कहाँ है जो है जो आपने बोला कि गवर्नमेंट काउंसिल कोई और थे, अपने आपने बताया, मैं जी। ढूंढने की कोशिश करूंगा, देखते हैं। क्योंकि अपने अपने बीच से चेहरों को अगर आप कहीं पाते हैं तो बहुत खुशी होती है। स्क्रीन को देखते हैं, बहुत खुश बात है। मैंने सर अपनी जो फिल्म बनाई थी इसमें मैंने काम किया था। अच्छा। टेलीफिल्म जो बनाई थी दूरदर्शन के लिए। नहीं तो मिले तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा, दीजिएगा, बड़े बढ़ते देखते हैं कभी। और बहुत ही खुशी होगी अगर आप वास्तव में किसी बहुत अच्छे मुकाम को पहुँचते हैं, और जितना आपके पास बहुत अच्छा है। अब ये है कि अब आपके पास उतनी कोई अभाव की स्थिति नहीं है, बच्चे हैं, पूरी फैमिली का कमांड है, उनके साथ आप अपने जो भी धन बल है उसको आप बेहतर लगा सकते हैं उसमें, क्योंकि उसको पाने के लिए तो सबसे अच्छा किया जा सकता है। और पूरी फैमिली आपकी आर्टिस्टिक है, सब आर्टिस्टिक है, बच्चे भी हैं उसी पूरी पढ़ाई आगे से, क्योंकि अनुष्का के साथ आप नहीं बना सकते, वो तो बना सकते हैं, पूरी पढ़ाई आगे मौका दीजिए। और जहाँ तक यहाँ ऑफिस का सवाल है, बड़ी अच्छी बात है कि आपने मतलब इतने ढेर सारी दूसरी विधाओं के साथ आपने अपनी पूरी करियर को बिताया, और 60 साल में आप सुपर एनिमेशन को रिटायर हो रहे हैं। अभी आर सिंह साहब के रिटायरमेंट में यही बात हो रही थी कि रिटायर होना भी कई तरह का होता है, लेकिन सुपर एनिमेशन का रिटायर होना भी एक बहुत बड़ा स्पॉटलेस करियर जो है निभा के, बिना किसी दाग के, इतने लोगों की अच्छी भावनाओं के साथ आप रिटायर कर रहे हैं। ढेर सारे लोग बहुत हैं, नहीं जाने देना चाहते हैं आपको, लेकिन सरकार रोकने का मौका सीमाएं हैं, इसके जाना ही है। मैं अपने खुद की तरफ से, पूरे अपने बहुत विंग की तरफ से मैं बिल्कुल सीखूंगा कि आप जो कुछ प्लान करिए, आप बिल्कुल फिल्मों में प्लान करिए, उससे अच्छा कोई एरिया नहीं है। और मैं बिल्कुल ख्वाहिश रखूँगा कभी हम मिलें और एक दूसरे को लिखे साथियों, आप सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए, इसलिए आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। साथियों, एक अच्छी परंपरा को बनाए रखने के लिए बहुत अधिक सहयोग और त्याग की आवश्यकता होती है, लेकिन बुरी परंपरा के लिए कोई उसकी सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है। आप सभी से हमारा अनुरोध है कि इस परंपरा को आप बनाए रखें, जिससे कि आपका जो है जितनी है ये सारी चीज़ें हमें सहयोग बना रहे। आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। लोग